आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे फिजिक्स के अंदर काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 28 लेकर आए। ठीक है, इससे पहले टोटल अपन ने 27 तक पार्ट पढ़ लिए। थोड़ा सा आज अपन कुछ समझेंगे। 1 से लगाकर 27 पार्ट अपने पूरे कंप्लीट है। आपको यूट्यूब पर महापरिज्ञा कॉलेज चैनल पर अवेलेबल है। इन 2 पार्ट में आपकी यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड पूरी कंप्लीट। बीएड के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना, बीएससी बीएड वालों के लिए यूनिट फर्स्ट और सेकंड आपकी पूरी कंप्लीट है। ये बीएड के लिए, और बीएससी जो नॉर्मल बीएससी उनके लिए 1.5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। कितनी 1.5 यूनिट आपकी, क्योंकि टोटल 3 यूनिट होती है। बीएससी वालों के लिए टोटल कितनी यूनिट होती है? 3। उसमें से आपका मतलब देखा जाए तो 45% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट है 45%। आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों पूरी कंप्लीट है 27 पार्ट्स में। आज अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। आज बीएससी बीएड के अंदर कौन सी यूनिट स्टार्ट होने वाली है? यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होने वाली है। और ये सारा मैंने आपको पहले ही बता दिया है बीएससी वालों को कि आपके सारे टॉपिक काम आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा काइनेटिक थ्योरी का एक छोटा सा पार्ट था जो कम से कम 2 या 3 क्लास आपको नहीं करनी थी। बाकी सारी की सारी मतलब 27 में से आपको 24 क्लासें तो करनी है। वैसे एक छोटा सा पार्ट था, बाकी सारा पार्ट इका थर्मोडायनेमिक्स का चलता है। तो चलो आइए, आज अपन बीएससी बीएड के अंदर यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होगी और पूरा का पूरा अब आगे का सिलेबस पूरा, मतलब आपको बीएससी वालों को भी एक ही सिलेबस मैं आपको बता दूंगा कब जाके आपका सिलेबस, वैसे देखा जाए तो इनका पूरा होगा तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं अपन यूनिट नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स में। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो रही है आज। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे निकाय क्या होता है। छोटे छोटे पॉइंट है इनके, छोटे छोटे पॉइंट से इसकी शुरुआत होगी। निकाय, निकाय या यूं कहे तो सिस्टम। व्हाट इज द सिस्टम? निकाय क्या होता है? निकाय के बारे में आप क्या कह सकते हो? द ग्रुप ऑफ पार्टिकल। जनरली अपन क्या बताएं, कणों के समूह को ही निकाय कहते हैं। अब अपन इसके बारे में आपको क्या क्या थ्योरी लिखनी मैं आपको बताऊंगा। लिखे आप कणों के समूह को निकाय कहते हैं। कणों के समूह को निकाय कहते हैं। ठीक है, जो कणों का समूह है, पूरा ग्रुप है, उनको अपन क्या बोलेंगे? निकाय कहेंगे। यदि कणों की संख्या सीमित हो, यदि ये थोड़े थोड़े पॉइंट लिखना भी जरूरी है आपको। यदि कणों की संख्या सीमित हो, यदि कणों की संख्या क्या हो? सीमित हो। उल्टा लिख लिया अपन ने, लिमिट में हो, है ना। यदि कणों की संख्या सीमित हो, लिमिट में हो, तो प्रत्येक कण का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है। पता है अपने को? हो तो प्रत्येक कण का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है। जैसा कि अपने को पता है, प्रत्येक कण का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है। यदि कणों की संख्या सीमित हो, लिमिट में कण हो, तो प्रत्येक कण का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है। तो निकाय आपका कहलाएगा सूक्ष्म निकाय। तो निकाय जो सिस्टम आपको क्या कहलाता है? सूक्ष्म निकाय कहलाता है। छोटा सा है ना, छोटा सिस्टम, ज़्यादा नहीं फैला हुआ, तो निकाय सूक्ष्म निकाय कहलाता है। ठीक है, निकाय क्या कहलाएगा? आपका सूक्ष्म निकाय कहलाएगा। और यदि कणों की संख्या क्या हो जाए? असंख्य हो। ये छोटे छोटे पॉइंट है ना। यदि कणों की संख्या असंख्य हो, यदि कणों की संख्या क्या हो? असंख्य हो, बहुत ज़्यादा हो, लिमिट में ना रहकर बहुत ही ज़्यादा हो, तो स्थूल निकाय कहलाता है। तो निकाय स्थूल निकाय कहलाता है। ठीक है, निकाय क्या कहलाएगा? आपका स्थूल निकाय कहलाएगा। तो निकाय स्थूल निकाय कहलाता है। क्लियर? निकाय क्या होता है? कणों का समूह। कण
बहुत सारे कण मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं निकाय। अगर कण की संख्या कम है, लिमिट में है, तो अपन प्रत्येक कण का स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सकते हैं, तो वो होगा आपका सूक्ष्म निकाय, छोटा निकाय। और अगर कणों की संख्या असंख्य हो, बहुत ज़्यादा हो, तो आपका क्या कहलाएगा, स्थूल। स्थूल यानी बड़ा फैला हुआ सिस्टम, वो उसमें अपन सारे कण का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। और ऊष्मागतिकी की सहायता से अगले लाइन लिखेंगे अपन, एक और लाइन, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स है ना, ऊष्मागतिकी की सहायता से, ऊष्मागतिकी की सहायता से जिस निकाय का, ऊष्मागतिकी की सहायता से, ऊष्मागतिकी की सहायता से जिस निकाय का अध्ययन किया जाता है उसमें ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। जिस निकाय का अध्ययन किया जाता है उसे ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं। समझ में आई बात? ऊष्मागतिक निकाय क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ऊष्मागतिकी की सहायता यानी थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से अपन जिस सिस्टम को पढ़ेंगे वो आपका कहलाएगा ऊष्मागतिकी निकाय, उसे ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लिखना जरूरी है। आप एक बार इनके ऊपर नज़र घुमाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि स्थूल निकाय किसे कहेंगे, सूक्ष्म निकाय किसे कहेंगे और ऊष्मागतिक निकाय किसे कहेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ 2-3 लाइनें और ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखते जा रहे हैं अपन। ये अलग हो गया, ठीक है, ये आपका सिस्टम अलग था। आगे चलिए वापस इसमें देखते हैं अपन। और यस, आगे लिखते हैं अपन कि जिन चरों की सहायता से कुछ अपन वेरिएबल लेंगे, जिन चरों की सहायता से कुछ वेरिएबल लेंगे अपन, जिन चरों की सहायता से जिन वेरिएबल की सहायता से ऊष्मागतिकी निकाय का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी, जिन चरों की सहायता से ऊष्मागतिकी निकाय का अध्ययन किया जाता है। देखिए, ऊष्मागतिकी निकाय को पढ़ने के लिए कुछ चर चाहिए, कुछ वेरिएबल चाहिए। जैसे वेरिएबल जनरली अपन ताप, दाब, आयतन और एंट्रोपी, ताप, प्रेशर, दाब, ताप T, आयतन V और एंट्रोपी S, ये चारों अपन वेरिएबल उपयोग में लेते हैं। ये कहलाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के कोऑर्डिनेट, ऊष्मागतिकी निर्देशांक। इसको अपन क्या बोलेंगे? ऊष्मागतिकी निर्देशांक। मतलब इन चीज़ों का होना बहुत जरूरी, नहीं तो अपन थर्मोडायनेमिक्स को समझ नहीं पाएंगे। तो आगे लिखेंगे अपन, जिन चरों की सहायता से इनका अध्ययन किया जाता है उसे ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं, या उन्हें ऊष्मागतिकी निर्देशांक कहते हैं। उन्हें ऊष्मागतिकीय निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल यहाँ पर उपयोग में लाए जाएंगे वो कहलाएंगे आपके ऊष्मागतिकी निर्देशांक। बता सकते हैं कौन कौन से? एग्जाम्पल के अंदर ताप T, दाब P, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम V एंड एंट्रोपी S। ठीक है, एंट्रोपी S आदि। ठीक है, ये चारों अपने पास चर होंगे, वेरिएबल होंगे, ताप T, दाब P, आयतन V एवं एंट्रोपी S आदि। ठीक है, फिर एक पॉइंट और है, जब निकाय एक अवस्था से, जब निकाय एक अवस्था से यानी फर्स्ट स्टेप से, जब निकाय एक अवस्था जिसमें होगी अपने पास पहली अवस्था किसी निकाय की P1, V1, T1, S1 से दूसरी अवस्था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी? P2, V2, T2, S2 में जाता है। जब निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो वह कुछ नियमों का पालन करता है, जाता है तो वह
कुछ नियमों का पालन करता है। कुछ नियमों का पालन करता है, उन्हें ऊष्मागतिकी के नियम कहते हैं। उन्हें ऊष्मागतिकीय नियम कहते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ना ये, ऊष्मागतिकीय नियम कहते हैं। ठीक है, ये आपकी पॉइंट कंप्लीट। क्या क्या पढ़े आज अपन ने, वो पॉइंट एक बार आप नॉर्मल वे में दोहरा लीजिए। आज अपन ने देखा कि सिस्टम क्या होता है, निकाय। निकाय क्या होता है, कणों के समूह को अपन क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। और जहाँ पर कण की संख्या लिमिट में होती है तो वो निकाय सूक्ष्म निकाय हो जाता है। और जहाँ कण की संख्या बहुत ज़्यादा होती है किसी सिस्टम में तो वो हो जाता है आपका स्थूल निकाय, यानी बहुत बड़ा निकाय। फिर अपन ने उसके अंदर देखा कि ऊष्मागतिकी की सहायता से अपन जिस निकाय का अध्ययन करते हैं वो कहलाएगा आपका ऊष्मागतिकी निकाय। ठीक है, फिर अपन ऊष्मागतिकी निकाय को किसी चरों की सहायता से समझेंगे, किसी वेरिएबल की सहायता से ऊष्मागतिकी निकाय का अध्ययन करेंगे तो वो वेरिएबल, चारों जो वेरिएबल क्या कहलाएंगे, ऊष्मागतिकी के निर्देशांक। कौन कौन से, ताप T, दाब P, आयतन V और एंट्रोपी S, ये चारों होते हैं। फिर अपन ने देखा, अपन सारा सिस्टम ऐसे पढ़ेंगे। ये आपका कोई निकाय होगा, ये एक अवस्था में, पहली अवस्था में, तब उस गैस के कण क्या होता है, गैस के कण है। जब पहली निकाय की अवस्था होती है P1, V1, T1, S1 होती है, वहाँ से अगर कोई क्रिया करके दूसरी अवस्था में पहुँचेगा तो इस कंडीशन में वो कुछ नियमों का पालन करेगा, बिना नियम से वो आगे नहीं जा पाएगा, तो वो आपके कहलाएंगे ऊष्मागतिकी के नियम कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चारों वेरिएबल ध्यान में रखने हैं, P, V, T और S, दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी। इन चारों वेरिएबल की सहायता से अपन ज़्यादा से ज़्यादा इसके टॉपिक सोल्व कर पाएंगे। ठीक, अब एक छोटा सा टॉपिक है आपका ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, उसको अपन करते हैं आज। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम लिखते हैं। पहले फर्स्ट नियम अपन ने पढ़ लिया था। फर्स्ट नियम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था ना, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, कुछ अल्प ऊष्मा दे रहे हैं, उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस उस निकाय पर किए गए कार्य दोनों के योग के बराबर होती है। आज अपन पढ़ेंगे जीरो, 3 नियम, इसके 4 नियम पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड और थर्ड, जीरो, सेकंड और थर्ड अपने को पढ़ना था। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको जीरो वाला नियम। तो आइए, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, हिंदी में क्या बोलेंगे अपन इसको, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, यदि कोई दो ऊष्मीय निकाय, एक डायग्राम बना लेते थे अपन हल्का सा ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम को समझने के लिए। पढ़ा हो ना आपने, केमिस्ट्री के अंदर भी आप पढ़ते हो कि जब दो निकाय एक दूसरे के संपर्क में, अगर तीसरा निकाय ले आए तो पहला दूसरे के संपर्क में तो वो भी इसके संपर्क में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा अपन बता सकते हैं। जैसे अपने पास दो निकाय है ऐसे, ठीक है, दो निकाय अपने पास और ये किसी तीसरे के साथ संपर्क में है ऐसे। ठीक है, किसी तीसरे के साथ संपर्क में है तो वो दोनों भी आपस में संपर्क में होंगे, ए, बी और सी। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यदि कोई दो ऊष्मीय निकाय, यदि कोई दो ऊष्मीय निकाय, यदि कोई दो ऊष्मीय निकाय, कौन कौन से, ए व बी, यदि कोई दो ऊष्मीय निकाय ए व बी अलग अलग किसी, यदि कोई दो ऊष्मीय निकाय ए व बी अलग अलग किसी तीसरे ऊष्मीय निकाय, किसी तीसरे ऊष्मीय निकाय सी से, ए और बी दोनों क्या हैं, किसी तीसरे ऊष्मीय निकाय सी से साम्य में हो, सी से साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, साम्य अवस्था में हो। कैसे, ये इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है और ये इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ऐसा हम बता सकते हैं। इसी प्रकार बी और सी के साथ भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है
और सी और बी के साथ भी इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर ये सिचुएशन हो अपने पास, ठीक है, तो अपन बता सकते हैं कि ए और बी भी आपस में साम्य अवस्था में होंगे। बस यही चीज़ अपने को बतानी, ठीक है। जब दो निकाय आपस में साम्य अवस्था में हैं तो ए और बी भी आपस में साम्य अवस्था में होंगे। हो तो वह दोनों निकाय ए व बी भी क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। तो वे दोनों निकाय ए व बी भी साम्य अवस्था में होंगे, ठीक है। ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का सूर्यांक नियम क्या होता है कि जब दो सिस्टम एक साथ हैं तो दूसरे कंडीशन में भी, ठीक समझ में आ गया होगा कि जब दो निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य अवस्था में हैं तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। ये होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो आगे एक छोटा सा पॉइंट और है, छोटे छोटे पॉइंट अपन को पढ़ने हैं, फिर धीरे धीरे अपन बड़े की तरफ प्रस्थान करेंगे। अगला पॉइंट है आपका ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य। ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य, ठीक है। इंग्लिश में अपन लिख सकते हैं हीट एंड मैकेनिकल वर्क। हीट एंड मैकेनिकल वर्क, ठीक है। ऊष्मा और ऊष्मा, किसी निकाय को आप ऊष्मा दोगे, फिर इस कंडीशन में जो यांत्रिक कार्य होगा उसके बारे में अपने पढ़ना है। तो अपन लिखेंगे इसमें कि पदार्थ के ताप में वृद्धि दो प्रकार से कर सकते हैं। पदार्थों के ताप में वृद्धि, पदार्थों के ताप में वृद्धि दो प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन सा प्रकार है? पदार्थों के ताप में वृद्धि दो प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। नंबर एक, पॉइंट नंबर एक, पदार्थ को ऊष्मा देकर, पदार्थ को हीट देकर, ठीक है। और नंबर दो, पदार्थ पर यांत्रिक कार्य कर कर, पदार्थ पर यांत्रिक कार्य करके, मैकेनिकल कुछ यंत्रों के द्वारा कार्य करना, ठीक है। अपन क्या करेंगे, ऊष्मा और यांत्रिक कार्य दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते क्यों है? आप किसी पदार्थ को हल्का सा उसको टेम्परेचर देओ, पहले हीट बढ़ेगी, एनर्जी बाद में जाएगी, धीरे धीरे गर्म होता है, फिर वो उच्चतम एनर्जी पर पहुंचता है। तो हल्की सी हीट देने के लिए भी अपने क्या क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ यंत्रों के द्वारा मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। तो अपन लिख सकते हैं कि पदार्थों को अपन ताप में वृद्धि करने के लिए दो प्रकार से ऊष्मा दे सकते हैं। नंबर एक, पदार्थ को ऊष्मा देकर, और पदार्थ पर यांत्रिक कार्य करके। तो सन 1840 में जूल नामक साइंटिस्ट हुआ था, आगे लिखेंगे अपन, सन 1840 में जूल, जो जूल हुआ था उसी ने बताया था, जूल ने सन 1840 में जूल ने अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया, जूल ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया, सन 1840 में जूल ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य ऊर्जा के ही रूप हैं, कि ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य ऊर्जा के ही रूप है। पता है अपने को, एनर्जी के पार्ट होते हैं भाई, कार्य किया गया कार्य ऊर्जा का ही पार्ट होता है, इसका मतलब ये ऊष्मा है, हीट, वो भी क्या होगी, इसका ही पार्ट होगा। तो फिर अर्थात आगे उसने लिखा, अर्थात मैकेनिकल वर्क, जो आपका यांत्रिक कार्य है, उसको ऊष्मा में रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में रूपांतरित किया जा सकता है, यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में रूपांतरित किया जा सकता है। बताएं, दो पार्ट है। जूल ने बताया कि ऊष्मा
और यांत्रिक कार्य दोनों ऊर्जा के ही पार्ट, ऊर्जा का ही रूप है। अपन ने देखा ऊर्जा का नियम क्या कहता है, ऊर्जा को अपन ना तो उत्पन्न कर सकते हैं अपन ना ही नष्ट कर सकते हैं, तो यानी एक दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं, यानी उष्म यांत्रिक कार्य को अपन ऊष्मा में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे आइए। यदि W यांत्रिक कार्य कौन सा हो, W, क्या क्या कार्य अपन W लेते हैं, यदि W यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में रूपांतरित करने पर, यदि W यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में रूपांतरित करने पर, यदि W कार्य को ऊष्मा में रूपांतरित करने पर यदि यदि H ऊष्मा को अपन की चले हीट, कितनी हीट, एनर्जी, हीट यानी ऊष्मा होती है, यदि H ऊष्मा उत्पन्न हो तो जूल के नियम से अपन क्या कर सकते हैं कि किया गया कार्य इज प्रोपोर्शनल टू H, W इज प्रोपोर्शनल टू H या W बराबर JH। ठीक है, W इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया H, या W बराबर क्या हो गया JH, या J बराबर W अपॉन H, ये फॉर्मूला बन जाएगा, जहाँ J ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। समझ में आ गया, बस ऐसे देखो सिस्टम वाइज चले अपन, तब जाकर उस पॉइंट पर पहुंचे जहाँ J क्या है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। अब इस यांत्रिक तुल्यांक से रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। या जूल ने बताया था कि ऊर्जा के ही पार्ट, इसमें अंदर अपन ने क्या लिखा कि पदार्थ के ताप में वृद्धि अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कि उसको अपन ऊष्मा देकर, किसी पदार्थ को ऊष्मा देकर, या उस पर अपन कोई कार्य कर उसकी एनर्जी में अपन क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने फिर उसने जूल ने ये बताया 1840 के अंदर जब अपना प्रयोग किया जूल ने, तो उसने बताया कि ऊष्मा और यांत्रिक कार्य ऊर्जा के ही पार्ट, ऊष्मा और यांत्रिक कार्य क्या है, ऊर्जा के ही पार्ट है। ठीक है, तो यानी कोई भी यांत्रिक कार्य द्वारा अपन ऊष्मा में रूपांतरित कर सकते हैं यांत्रिक कार्य को। कुछ कार्य हो रहा है तो ऊष्मा के रूप में ही हो रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई कि W यांत्रिक कार्य ले अपन, अगर अपन W कार्य कर रहे हैं कुछ कार्य और उससे हीट एनर्जी, हीट कितनी उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा H, तो इसका मतलब जूल के नियम के अनुसार किया गया यांत्रिक कार्य W ऊष्मा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो W बराबर JH, एक कॉन्स्टेंट लग गया J, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया J बराबर W अपॉन H, जहाँ J क्या है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछते हैं आपको, मैं भी कराऊंगा कैसे होता है। चलो आगे चलिए, अपन इसकी लिमिट लगा देते हैं, इस फॉर्मूले को वापस अपन चेंज कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, मतलब आपके अपन वैल्यू जब चेंज करते हैं ना, जूल में हो, जूल को अपन इलेक्ट्रोवोल्ट में लगाते हैं, तो यहाँ पर आगे ये काम आता है। ठीक है, तो आइए अपने पास फॉर्मूला आ गया कि J बराबर W अपॉन H। इज इट क्लियर, ये था। यदि H1 हो जाए आपकी, यदि H हीट कितनी हो रही है, 1 हो रही, तो इसका मतलब ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उस कार्य में कन्वर्ट हो जाता है। पता है J किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका W के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसका मात्रक दे सकते हो, किसका, जूल पर किलोग्राम इंटू कैलोरी या जूल पर कैलोरी, मात्रक किसका, J का। J का मात्रक क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, W कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, क्योंकि जूल ने बताई थी कार्य के दौरान मात्रक, और H हीट का मात्रक होता है कैलोरी। ध्यान रखिएगा आप, हीट का मात्रक अपन क्या लेते हैं, जनरली कैलोरी, लेकिन जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा का मात्रक तो अपन कार्य के बराबर ही लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक तो क्या होता है, जूल ही होता है, या क्या होता है, इलेक्ट्रोवोल्ट भी होता है ऊर्जा का मात्रक, लेकिन हीट है, हीट का मात्रक अपन क्या लेते हैं, कैलोरी लेते हैं। इसका मतलब जो आपका ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कैलोरी। समझ में आ गया, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या हो जाएगा, जूल पर कैलोरी हो जाएगा। और अगर आप इसको चेंज करते हो, कैसे, इसी मात्रा को आप चेंज करते हो कि 1 जूल जो है, 1 जूल किया गया कार्य जो होता है ना, 1 जूल एनर्जी के पार्ट है, तो 1 जूल आप इसको बराबर बता सकते हो 4.18 जूल पर कैलोरी।
ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है ये जे। इसका अपन सीधा मात्रक अपन जूल भी बता सकते हैं कि 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है आपका 4.18 जूल पर कैलोरी। समझ में आ गया, 4.18 जूल पर कैलोरी। या इसको अपन लिखते हैं, स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है इसकी वो होती है 4.2 जूल पर कैलोरी। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई भी वैल्यू दे रखी है आपको तो अपन क्या करेंगे, 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक है, या इस वैल्यू को एक बार और चेंज कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप इसको ऐसे बता दो 4.18 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास जूल पर किलोग्राम इंटू कैलोरी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। जब आपके पास किलोग्राम और जुड़ जाए किलोग्राम तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 4.18 10⁻³। 1 किलोग्राम का मतलब ही क्या होता है, 1000 ग्राम। तो यानी 10⁻³ यहाँ पर 3 और ऐड हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करूँगा आपको फॉर्मूला समझ में आ गया हो। तो अब आपको कोई टेंशन नहीं हो जाएगी ऐसे। अब ध्यान रखिएगा, एच जूल का मात्रक होता है जूल पर कैलोरी। ठीक है, तो अगर आपको 1 जूल दे रखा हो तो अगर आपको इसमें चेंज करना अपन कैसे कर सकते हैं, 4.18 जूल पर कैलोरी। या स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक है, ये जूल हो गया, कैलोरी हो गया, ये हो गया जूल पर कैलोरी। ठीक, ये आपका पूरा कंप्लीट है कि मैकेनिकल वर्क एंड हीट दोनों एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं। तो जूल ने बताया कि जो कार्य हो रहा है वो ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो W बराबर एक कांस्टेंट लगा JH और यहाँ से J बराबर क्या बन गया, W/H, जो J क्या हो आपका ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ठीक है, इस प्रकार अपने को करना है। तो चलो आइए क्वेश्चन करते हैं अपन, न्यूमेरिकल है। इसी से रिलेटेड है ना, जो अपन ने जे निकाला ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 500 वाट की विद्युत प्रेस। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 500 वाट की विद्युत प्रेस 500 वाट की विद्युत प्रेस आधे घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। आधे घंटे तक उपयोग में 500 वाट की विद्युत प्रेस आधे घंटे तक उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, आधे घंटे तक अपन इलेक्ट्रिकल प्रेस का उपयोग कर रहे हैं। 500 वाट की विद्युत प्रेस आधे घंटे तक उपयोग में लाई जाती हैं। तो उत्पन्न ऊष्मा का कैलोरी में परिकल्पना कीजिए। तो उत्पन्न ऊष्मा की कैलोरी में परिकल्पना कीजिए। कैलोरी में आंसर निकालना है ना, तो उत्पन्न ऊष्मा की कैलोरी में परिकल्पना कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 500 वाट की विद्युत प्रेस है। प्रेस जो अपन जनरली घर में यूज लेते हैं उसको आप 30 मिनट तक उपयोग कर रहे हो। 30 मिनट तक आप कंटिन्यू उससे क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो काम करने का मतलब हीट निकल रही, भाई उससे हीट निकल रही नहीं निकल रही, प्रेस से हीट निकल रही जो आपके कार्य में ट्रांसफर हो रही। ऐसे अपन ऐसे भी दे सकते हैं कि कार्य भी हीट में ट्रांसफर हो रहा है, ये देखा जाए तो हीट भी कार्य में ट्रांसफर हो रहा है। तो आप उस प्रेस को उपयोग करके ये चीज़ कर रहे हो। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पर बताना अपने को कि कितनी ऊष्मा यहाँ पर निकल रही बाहर। तो जिसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको करना उसको कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करके बताना। ठीक है, चलो आइए सॉल्यूशन। T बराबर 30 मिनट। T बराबर कितना देर का, आपको 30 मिनट। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट हो गया, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है वो होती है आपको 1800 सेकंड। 30 × 60 1800 सेकंड हो गया, मतलब 1800 सेकंड तक आप काम कर रहे हो। ठीक है, एक आपको दे रखा शक्ति पावर, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। तो P बराबर आपको कितना दे रखा है, 500 वाट। W है ना, ऐसे लगाते हैं अपन। वाट जैसी वाट है इसका मतलब शक्ति का वैल्यू दे रखा है। तो आपको पता P बराबर क्या फॉर्मूला होता है, W/T। ठीक है, अगर आप यहाँ से W निकालो तो W बराबर क्या हो जाएगा, P × T। डेट क्लियर। तो आप पहले सबसे पहले W सॉल्व करिए, भाई कार्य कितना हो रहा है यहाँ पर, जो वो कार्य कर रहा है वो कार्य कितना हो रहा है। तो W बराबर P कितना आपके पास 500 × समय कितना आपके पास 1800, और ये आपके किस में हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, सॉरी जूल में कार्य हो रहा है। फाइनली अपन स्टैंडर्ड यूनिट इसकी क्या लगा, सब वही मात्रक लगा लोगों के अपन इसको जूल में लिखा सकते हैं। वाट × सेकंड, और वाट × सेकंड भी आपका क्या होता है, जूल ही होता है। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा,
W बराबर 18 पंजे 90 इंटू 10⁴ जूल, या यूँ कहे तो W बराबर 9 इंटू 10⁵ जूल। मतलब जब आपकी प्रेस आधे घंटे तक काम आ रही तो इस कंडीशन में वर्क ये हो जाता है। अब अपने को निकालना है ऊष्मन ऊष्मा की कल्पना, चूँकि J बराबर क्या होता है W/H। तो अगर आप यहाँ से W निकालो तो W बराबर H निकालिए तो H बराबर क्या हो जाएगा आपके पास W/J। ये होगा H बराबर ऊष्मा निकालनी है आपको, तो H बराबर कितना हो गया आपके पास W/J। अब आप सभी का मान फिक्स होता है। W कितना है आपके पास 9 इंटू 10⁵5, 9 इंटू 10⁵5 जूल, सॉरी W का मान आपके पास कितना आया 9 इंटू 10⁵5 जूल, और J का मान फिक्स होता है 1 जूल। मान कितना होता है 4.2, 1 जूल बराबर होता है ना, 1 जूल मतलब कार्य के लिए 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक, जूल से आपका जूल कट गया, आप इसको जब डिवाइड करोगे तो फाइनली आपके पास हो जाएगा H बराबर 2.145 इंटू 10⁵5। ये कैलोरी ऊपर चली जाएगी, ये कैलोरी आंसर। बस ऐसा आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या क्या चीज़ गिवन है, बस वो माइंड लगाना अपने को बहुत ज़रूरी है। भाई क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, क्या क्या चीज़ अपने पास गिवन है, फिर जब चीज़ अपने को गिवन जो भी वैल्यू हो उसका अपने को पता चल जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आइए अपन एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व किया अपन ने। कि अपने को दे रखा था कि एक 500 वाट की विद्युत प्रेस है, उसको अपन आधे घंटे तक यूज़ ले रहे हैं। वाट जैसे ही नाम आया यानी शक्ति का मान हो गया P बराबर 500 वाट। ठीक है, यूज़ कितना ले रहे हैं आधे घंटे तक, यानी T बराबर कितना आपके पास 30 मिनट। और आपको पता है समय की स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड में होती है, यानी 1800 सेकंड। फिर उसके बाद उत्पन्न ऊष्मा, भाई इस कंडीशन में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा यानी H का मान निकालना कैलोरी के अंदर। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है शक्ति दे रही तो P बराबर क्या होता है W/T। तो यहाँ से मैंने W निकाला, W बराबर क्या हो गया P इंटू T, यानी इस कंडीशन में कितना कार्य हो रहा है उस प्रेस के माध्यम से। तो W बराबर P कितना था आपके पास 500, T कितना था 1800 जूल। W का मात्रा क्या होता है अपने को पता है, जूल ही होता है, तो मैंने जूल लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो W बराबर इसको सोल्व किया और फाइनली अपने पास कार्य क्या हो गया 9 इंटू 10⁵5 जूल, ये आ गया अपने पास। अब अपने को पता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J बराबर क्या होता है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J बराबर W/H। तो यहाँ से H निकालना अपने को, ऊष्मा H, तो H बराबर क्या बन गया W/J। मान रख दिया, W 9 इंटू 10⁵5 जूल होता है। ठीक है, अपॉन J, इसका मान फिक्स होता है 1 जूल किसके बराबर होता है कि 4.2 जूल पर कैलोरी के बराबर। जूल से जूल कट गया, कैलोरी ऊपर चला गया, इसको सोल्व किया तो इस कंडीशन में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी 2.145 इंटू 10⁵5 कैलोरी। ठीक है, तो ऐसे आपको इस प्रकार ये छोटे छोटे पार्ट है जो आपको करने हैं। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, स्टार्टिंग में सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के बारे में देखा कि निकाय को अपन कैसे समझ सकते हैं, किस प्रकार स्थूल निकाय, जब कण की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो स्थूल निकाय हो जाएगा, अगर कण की संख्या लिमिट में हो तो वो सूक्ष्म निकाय हो जाएगा। फिर अपन ने पढ़ा ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, 3 अपने पास अलग अलग स्टेक है, एक दूसरे में इंटर रिलेशन होता है, वो कहलाता है ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। फिर अपन ने ऊष्मा और मैकेनिकल वर्क, ऊष्मा हीट और यांत्रिक कार्य में क्या रिलेशन होता है जो जूल ने कैसे बताया, और जूल के अनुसार अपन ने उसका पूरा प्रोसेस पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सी करेंगे अपन। आज के आप क्वेश्चन लिख लीजिए। आज के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे नंबर 1 सिस्टम, निकाय के बारे में समझाना आपको। सेकंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का जीरो नियम क्या होता है। और थर्ड आपको करना है, वो क्या करना है, हीट एंड मैकेनिकल वर्क, हीट एंड मैकेनिकल वर्क। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन होता है, यानी J बराबर W/H, ये चीज़ें अपने को पढ़नी है। ठीक है, ऊष्मा और यांत्रिक कार्य इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, इसका फॉर्मूला निकालिएगा और आपस आराम से इसको देखिएगा। कल इसके अगली वाली क्लास अपन देखेंगे इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, सूचक आरेख, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना सही। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।